भावी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज है हमारी इंडियन सोसाइटी की दूसरी क्लास। और इंडियन सोसाइटी किस पेपर से जुड़ा हुआ है इसको आप डेली सुनते चलिए ताकि आपको याद रहे। यह आईएएस के यानी कि यूपीएससी के जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। और यह मेंस में यानी कि इससे मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय समाज के बारे में बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो यह जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके, उन सभी छात्रों को पहुँचाइए जो वाकई में कुछ करना चाहती हैं, जो वाकई में आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। यदि उनके पास पैसे नहीं हैं मुखर्जी नगर जाने के लिए, तो उन्हें बताइए कि अब आपको आईएएस बनने के लिए मुखर्जी नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप चलिए शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहाँ पर प्रवीण सर पूरी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। और आइए बात करते हैं हमारी और कौन कौन सी पहल चल रही हैं, हमारी कौन कौन सी और नई पहल चल रही हैं, इसके बारे में भी आप जानते चलिए और अपने दोस्तों को बताते चलिए। जब भी आपको समय मिले उनको आप बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करिए, जहां आपके सपनों को पूरा करवाया जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं मेगा मैराथन के नाम से हमारी क्लास आने वाली है एशियन हिस्ट्री की। तो मेगा मैराथन के नाम से हमारी क्लास आने वाली है एशियन हिस्ट्री की, यानी कि प्राचीन भारत की, यानी कि प्राचीन इतिहास की। कब यह क्लास आने वाली है मेरे प्रिय साथियों? तो यह क्लास आने वाली है 7 जुलाई को आने वाली है। कब आने वाली है? 7 जुलाई को यह क्लास आने वाली है। किनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है? तो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट का सेकंड पेपर देना चाहते हैं, जो यूपी टेट का सेकंड पेपर देना चाहती हैं, जो एसएससी, यूपी पुलिस या किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि आप क्या करें, अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि आप चलिए शशि जीएस एकेडमी पर, जहाँ पर प्रवीण सर जीएस की पूरी संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं, एक हमने आज और न्यू इनिशिएटिव किया है, यानी कि आज हमने एक और न्यू पहल की शुरुआत की है, यानी कि आज एक और नई पहल की शुरुआत हमने कर दिया है। और नई पहल क्या है मेरे प्रिय साथियों? तो नई पहल है 2000 क्वेश्चन का हमने एमसीक्यू का टारगेट किया हुआ है, यानी 2000 एमसीक्यू का हमने टारगेट किया हुआ है कि 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँ, और आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें और भी जोड़ लिया जाएगा। यह किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी टेट का सेकंड पेपर देना चाहते हैं और जो सीटेट का सेकंड पेपर देना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए। और साथ ही साथ उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वाकई में यूपी पुलिस या एक तरीके से दिल्ली पुलिस की या किसी और पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी। मतलब कुल मिलाकर जित आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसमें जीएस प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जीएस से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है? इस क्लास को जरूर फॉलो करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए, सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसे कि बात करते हैं हमने भारतीय समाज में इसके पहले क्या क्या देखा था। एक बार मुझे लगता है कि आपको मैं रिवीजन करवा दूं, यानी कि हमें एक बार क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया था, भारतीय समाज के बारे में बताया था कि भारतीय समाज अपने आप में क्या करता है? विविधता की नुमाइंदगी करता है। तो भारतीय समाज क्या है? विविधता यानी डाइवर्सिटी की क्या करता है? नुमाइंदगी करता है। तो इसके बारे में हमने जाना था। और समाज क्या होता है? मैंने आपको बताया था समाज क्या होता है। तो समाज होता है एक से अधिक लोगों का जो समूह होता है, एक से अधिक लोगों का जो समूह है, जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। और मानवीय क्रियाकलाप से हमने आपको बताया था संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पहली क्लास के बारे में अच्छे से बता दिया है। और इतना ही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया है कि मानव की कई प्राकृतिक अर्जित और आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया अच्छे से। और भारतीय और समाज के बारे में हमने आपको बताया, और समाज के बारे में हमने आपको बताया कि व्यक्तियों की वह संगठित अवस्था है जहाँ पर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मानदंड क्या किए गए हैं? विकसित किए गए हैं।
तो कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है तथा कुछ व्यवहारों को समाज में नकार दिया जाता है। तो हमने आपको बताया है कि समाज में क्या है, समाज क्या है, व्यक्तियों को संगठित, समाज क्या है, व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था है, और जिसमें क्या है कि सबका अलग अलग एक तरीके से कार्य का निर्धारण किया गया है। और कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसको स्वीकार किया जाता है, यानी कि जिनको स्वीकार किया जाता है, और कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें नकार दिया जाता है, उन्हें मना कर दिया जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, समाज को लगता है कि ऐसी चीज़ें गलत है। यदि आप सभी लोगों को, यानी कि सॉरी, यदि आप नए हैं तो पिछली क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आप दूसरी क्लास को देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आइए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर, सॉरी आज के आइए अपने बात करते हैं, सॉरी आइए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण एवं जाति व्यवस्था है। तो जैसा कि बात करते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा वर्ण क्या है। तो वर्ण से तात्पर्य हो जाता है रंग। तो वर्ण का मतलब कहा जाता है एक तरीके से रंग कहा जाता है। शास्त्रों शास्त्रों एवं इतिहास में इस व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर व्यापक मतभेद रहा। तो हमेशा से कहीं ना कहीं शास्त्रों की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर वर्ण व्यवस्था के बारे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है कि भाई वर्ण व्यवस्था यानी रंग कहाँ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना ये है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत पश्चिम एशिया से आए आर्य ने की थी। तो भारत में अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया से आने वाले जो आर्य थे, उन्होंने भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ एक तरीके से विद्वानों का मानना ये है कि अगर देखा जाए कि भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत वहाँ से होती है जो हमारे यहाँ पश्चिमी देशों से आए हुए आर्य थे, उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आर्य कौन थे, कौन लोग थे। देखिए आर्यों के बारे में भी लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी जानकारी दे दे रहा हूँ बस, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आर्य के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। बाकी जो एनसीईआरटी की हमारी क्लास चल रही है वहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी उसी को हम मानेंगे, थोड़ा सत्य मानेंगे, ठीक है, उसी को हम मानेंगे सत्य। तो एनसीईआरटी की जो हमारी क्लास चल रही है उसको आप देखते चलिए, उसमें आपको मिलेगा ये सब। चलिए बात करते हैं आर्य कौन थे। मतलब कहा जा रहा है कि हिंदू दक्षिणपंथी लोग मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उन्हीं से निकली हुई है। जो हिंदू दक्षिणपंथी वाले मानने वाले लोग हैं वे कहते हैं जो भारतीय सभ्यता है उन्हीं से, हम ही से निकली हुई है। जो खुद को क्या बताते हैं, आर्य बताते हैं, वे खुद को क्या बताते हैं, आर्य बताते हैं। यह घुड़सवारी करने वाले और पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजाति थी। मतलब ये लोग कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो वे कौन थे, घुड़सवारी करने वाले, पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक क्या थी, घुमंतु जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों यानी कि वेदों की रचना की थी। तो इन लोगों ने क्या किया था कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे कि वेद की बात करते हैं, वेदों की रचना इन्होंने किया था। और वेद हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि बात करते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने किया था चर्चा, और एक बोलते हैं कि भाई हम ही आर्य हैं, भारतीय सभ्यता से जो निकली हुई चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या बताते हैं, एक तरीके से आर्य बताते हैं। तो हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है उन्हीं से निकली हुई है। देखिए भारतीय सभ्यता क्या कहा जा रहा है, भारतीय सभ्यता उन्हीं से निकली हुई है। किन से निकली हुई है, आर्य से, ठीक है। तो जो अपने आप को आर्य मानते हैं वे कहते हैं भारतीय सभ्यता हम ही से निकली हुई है, ठीक है। ये कहाँ तक सत्य है ये हम नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करना। नेक्स्ट बात करते हैं आर्य कौन थे। अब क्लास 8 की एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, देखिए
क्लास 8 के एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, जैसे कि बात करते हैं, बताया जाता है कि अनुमानितः माना जाता है कि आर्यों का जो प्रवेश था सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। मतलब सिंधु घाटी युग के बाद अगर देखा जाए तो लगभग 1000 वर्ष के बाद आर्यों का भारत में आगमन होता है। और भारत की पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हैं और इनका मेल द्रविड़ जातियों से होता रहा है और इन्हीं को क्या माना गया है, आर्य माना गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अभी बाकी जो एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी की क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इतना आप इस बात को सत्य मान के चलिएगा, नहीं बाद में आप कहें कि सर मैं क्या समझूं इसको, तो आप इसको ये मान के चलिएगा वर्ण व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया था जो पश्चिम एशिया से आर्य आए थे। इन्होंने एक तरीके से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किया था। अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना होगा तो आप इन्हीं को लिखेंगे, ठीक है, बाकी कोई चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बताया जा रहा है कि भारत में अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और जिसके अनुसार बताया गया है, जिसके अनुसार हिंदू देवता ब्रह्मा के मुख से, देखिए बताया जा रहा है हिंदू देवता जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी बात करते हैं भुजा की। भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और जंघा की बात करते हैं तो जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई है, वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदू देवताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो एक तरीके से ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। यानी कि ब्रह्मा जी ने क्या किया है, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किया हुआ है। और कैसे किया कि ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है। और दूसरी बात करते हैं और भुजा की बात करते हैं तो भुजा से क्षत्रियों का जन्म हुआ। और जंघा की बात करते हैं तो वैश्य का जन्म हुआ। और पैरों की बात करते हैं तो पैरों से शूद्रों की बात कर लेते हैं तो शूद्र का जन्म हुआ। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पर तो भारत में यदि आप देखते हैं अभी वर्तमान में तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था मौजूद है। तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था मौजूद है। वे कौन कौन से 4 प्रकार हैं, पहली बात करते हैं ब्राह्मण की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्षत्रिय की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं वैश्य। वैश्य कौन होते हैं, बनिया की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं चौथी बात करते हैं शूद्र की बात करते हैं। तो अभी अगर भारत में देखें तो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की लागू है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में लागू है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कभी कभी अछूत के रूप में पांचवें वर्ण की भी चर्चा की जाती है। कभी कभी क्या बताया जाता है कि जिन्हें अछूत माना जाता है उन्हें पांचवें वर्ण में रखा गया है, ठीक है, तो इनकी भी चर्चा की जाती है। वैसे अगर आप देखें तो केवल 4 प्रकार की ही वर्ण व्यवस्था मौजूद है। तो जो अछूत हैं उनको भी अगर देखा जाए तो शूद्र में वैसे रखा गया है, शूद्र में ही रखा गया है, लेकिन कभी कभी पांचवें वर्ण की भी व्यवस्था, इसे पांचवा वर्ण भी माना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से अगर देखें तो पूरी तरीके से नहीं माना जाता है। तो ये जो अछूत होते हैं उनको भी अगर आप देखें तो उनको भी शूद्र में ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी विद्वान। तो पश्चिमी देश के विद्वान थे हर्बर्ट रिसले। इन्होंने क्या बताया, देखिए पश्चिमी देश के विद्वान हर्बर्ट रिसले कहते हैं और इनकी पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया। तो इनकी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया है। ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आर्य जब भारत आए तो स्वयं वे 3 वर्गों में विभाजित थे। देखिए इनका मानना ये है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, समझिएगा, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था तो एक खुद 3 एक तरीके से वर्ण व्यवस्था में क्या थे, वर्ण व्यवस्था में यानी कि 3 वर्गों में विभाजित थे। कौन ये कह रहा है, तो हर्बर्ट रिसले कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी देश के एक विद्वान है जिनका नेम है हर्बर्ट रिसले। ये मानते हैं एक तरीके से, ये मानते हैं
और अपनी किताब में लिखते हैं, पीपल ऑफ इंडिया इनकी किताब है, ये लिखते हैं कि आर्य जब भारत आए थे तो स्वयं ये 3 वर्गों में विभाजित थे। जैसे कि बात करते हैं वे 3 वर्ग कौन से थे? एक तो बात करते हैं ब्राह्मण की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं क्षत्रिय की बात करते हैं और तीसरी बात करते हैं वैश्य की बात करते हैं। तो इनका मानना है, हर्बर्ट रिसले साहब कहते हैं अपनी पुस्तक में, इन्होंने चर्चाएँ की हैं या कहते हैं कि जब आर्य भारत में आए थे तो ये खुद 3 वर्ग में विभाजित थे। एक तो पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग था ब्राह्मण वर्ग था। दूसरा वर्ग कौन सा था? तो क्षत्रिय वर्ग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरे वर्ग की बात करते हैं तो तीसरा वर्ग कौन सा है? तो तीसरा वर्ग कौन सा था? तो वैश्य था। फिर कहा जाता है कि जब भोजन की खोज में वे भारत आए तो अपने बेहतर सैन्य बल के बलबूते भारत के मूल निवासियों को पराजित कर दिए। तो दरअसल क्या हुआ कि जब एक क्या करते हैं, भारत आते हैं और किसकी तलाश में आते हैं? भोजन की तलाश में आते हैं। और उस समय सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाए, यानी कि सैनिक शक्ति के रूप में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और ये भारत में आते हैं और भारत में रहने वाले लोगों के क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और जो पराजित हुए हैं उनको अपनी सेवा में लगा देते हैं, ठीक है, और उनको एक तरीके से अपनी सेवा में लगा देते हैं और उनका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। उनका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। और उन्हीं को एक तरीके से फिर आगे चल कर क्या मान लेते हैं? उन्हीं को क्या मान लेते हैं कि ये चौथा व्यक्ति कौन है? शूद्र है। ठीक है, तो अगर इस वास्तविकता से यदि हम चलते हैं तो यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं वे शूद्र ही जो हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जो शूद्र हैं वो भारत के मूल निवासी हैं और जो ये 3 वर्ग के लोग हैं ये भारत के नहीं हैं बल्कि कहीं और के हैं। ठीक है, इनके आधार पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? हर्बर्ट रिसले कह रहे हैं। ठीक है, इनके आधार पर यदि आप देखें कि भारत के जो मूल निवासी थे, इन लोगों ने क्या किया? भारतीय लोगों को हरा दिया और भारतीय लोगों को क्या किया? अपनी सेवा में लगा दिया। और जब सेवा में लगा दिया तो उनका शोषण भी करने लगे और वे लोग कौन बन गए? शूद्र बन गए। अगर आप देखें यहाँ पर तो वास्तविक रूप से अगर इनके अनुसार अगर आप देखें कि भारत में जो शूद्र हैं वही क्या है? भारत के मूल निवासी हैं। बाकी इन बाकी इन सब की बात करते हैं तो ये कौन है? एक तरीके से विदेशी हैं। ठीक है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तरीके से केवल यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? हर्बर्ट रिसले कह रहे हैं ऐसी बात, क्योंकि इनकी किताब से यही पता चल रहा है। ये कह रहे हैं अपनी किताब में, कहते हैं, इनकी किताब है पीपल ऑफ इंडिया, ये कहते हैं कि जब भारत आए तो वे स्वयं 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला इनका वर्ग कौन सा था? ब्राह्मण था। दूसरा वर्ग कौन सा था? क्षत्रिय था। और तीसरा वर्ग कौन था? वैश्य था। और ये लोग किसकी खोज में भारत आते हैं? तो भोजन की खोज में आते हैं। और यहाँ के लोगों को ये लोग क्या करते हैं? अपने सैन्य बलबूते यानी कि अपने सैनिक अपने ताकत के बल पर क्या करते हैं? भारतीय लोगों को पराजित कर देते हैं और भारतीय लोगों को अपने सेवा के कार्य में लगा देते हैं और उनका शोषण करते हैं। फिर उनको एक चौथा वर्ग के रूप में ये लोग क्या करते हैं? दर्जा दे देते हैं, यानी शूद्र नाम से एक दर्जा दे देते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ें कही जा रही हैं, उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समाज में इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्य सुनिश्चित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो समाज में इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्य पहले से निर्धारित किए गए थे। तो पहले आप देखते थे कि क्या होता था कि ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होते थे केवल और केवल वे अध्ययन वाला काम करते थे। पहले क्या होता था, जैसे आज है, आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज की व्यवस्था अलग है। ठीक है, आज की व्यवस्था कैसे है? आज की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आज की व्यवस्था क्या है कि सभी व्यक्ति, जब भारत देश आज़ाद हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ और जब भारत देश में संविधान लागू हो जाता है तब से क्या हो जाता है? सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल जाता है। सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। मतलब एक तरीके से अगर वो पढ़ना चाहता है तो शूद्र वर्ग के जो लोग हैं वे पढ़ना चाहते हैं तो वे पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अन्य वर्ग के लोग हैं वे भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक बात की जा रही है पहले के तत्कालीन समाज, उस समय के समाज के बारे में बात की जा रही है जब एक तरीके से भारतीय समाज बटा था, किसमें? 4 वर्णों में बटा था। जैसे कि बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था, जो कि आप लोगों ने देख लिया। चलिए आइए समझते हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य हुआ करता था।
जैसे कि बात करते हैं ब्राह्मण के बारे में, बताया जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वे क्या करते थे, अध्ययन कार्य करते थे। मतलब उनका काम क्या होता था, अध्ययन करना, यानी कर्मकांड वगैरह करना करवाना। ठीक है, तो उनका कार्य हुआ करता था। धार्मिक अनुष्ठान, अनुष्ठानिक कार्य, जैसे कि बात करते हैं वेदों का अध्ययन, समाज के सभी वर्गों के लिए मानदंड निर्धारण करने का काम किसका होता था, तो ब्राह्मण का हुआ करता था। तो समाज में जितने भी, एक तरीके से देखा जाए, समाज में देखा जाए तो जितने भी मानदंड निर्धारित किए जाते थे वे कौन निर्धारित करता था, तो ब्राह्मण वर्ग के लोग जो थे वही समाज के सारे नियम कानून को बनाते थे, यानी कि उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहीं पर कहा जा रहा है क्षत्रिय वर्ग के क्या काम हुआ करता था। जैसे कि बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग की, बात कर लेते हैं। तो क्षत्रिय वर्ग के बारे में बात करते हैं तो इनका काम क्या था, तो क्षत्रिय वर्ण का कार्य देश की रक्षा करना। तो इनका वो काम क्या था, देश की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। यानी कि ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए जो कार्य हुआ करते थे, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए जो नियम हुआ करते थे उसकी रक्षा करने का काम किसका हुआ करता था, क्षत्रिय वर्ग का हुआ करता था। ठीक है, यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका था, क्षत्रिय वर्ग का था। इनका एक काम और हुआ करता था, दान दक्षिणा देना। तो ये लोग क्या करते थे, दान दक्षिणा भी देते थे ब्राह्मण वर्ग के लोगों को, और ब्राह्मण के द्वारा दिए गए निर्देश का ये पालन ऐसे करते थे जैसे कि यज्ञ वगैरह करना होता था तो ब्राह्मण के ही निर्देश से ये लोग कार्य करते थे। तो मैंने आपको समझाया कि ब्राह्मण वर्ग का काम क्या था, तो उनका काम था एक तरीके से अध्ययन करना, जैसे कि धार्मिक और अनुष्ठानिक कार्य, वेदों का अध्ययन करना, समाज के सभी वर्गों के लिए मानदंड निर्धारण करना, इनका काम हुआ करता था। क्षत्रिय के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या करते थे, तो ये देश की रक्षा के, इनका काम क्या था, देश की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, दान दक्षिणा देना और यज्ञ वगैरह करना, इनका काम हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि वैश्य वर्ग की बात करते हैं, इनका क्या काम था, तो जो व्यावसायिक कार्यों का उत्तरदायित्व हुआ करता था वो वैश्य पर हुआ करता था। मतलब जो बनिया हुआ करते थे वे क्या करते थे, वैश्य, वे क्या करते थे, व्यापार से संबंधित कार्य करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर शूद्र की बात करते हैं तो एक चौथा वर्ग था। शूद्र की बात करते हैं, शूद्र का काम क्या था, तो चौथा स्थान इनका था शूद्रों या दासों का रहा। जो ऊपर के तीन वर्ग थे उन लोगों की सेवा करने का काम किसका हुआ करता था, शूद्र को हुआ करता था। तो ऊपर के तीन वर्ग की बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण की बात करते हैं, क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, तो उनकी सेवा करने का काम किसका हुआ करता था, तो उनकी सेवा करने का काम हुआ करता था शूद्रों का हुआ करता था, यानी शूद्र का हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और बातें मैं आप सभी लोगों को फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को धार्मिक या एक तरीके से जाति के नाम पर एक तरीके से उसे ठेस पहुंचाना है। यहाँ केवल और केवल जो विषय में दिया गया है उसी को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोई भी छात्र ये नहीं समझेगा मैं किसी विशेष धर्म जाति के लेकर मैं यहाँ पर एक तरीके से बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर वैसे चीज़ें हैं तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं बाद में कोई कमेंट करने लगे कि सर आपने क्या किया कि इन लोगों को आहत पहुँचाया, आपने हमें सर आहत पहुँचाया। बिल्कुल मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और आपका भी आज से कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, एक आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो बिल्कुल क्या रहे, सबसे तटस्थ रहे, मतलब जाति धर्म लिंग समुदाय से बिल्कुल अलग रहे, सबसे बिल्कुल अलग रहे। ठीक है, उसकी सोच कैसे होनी चाहिए, उसकी सोच हमेशा समानता की होनी चाहिए। जिस पद पर वो बैठा हुआ है उसका कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति आए तो उन सभी व्यक्ति का न्याय कर सके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है गौरतलब, ठीक है, गौरतलब कि इंडो आर्य समूह से बाहर थे। तो अगर देखा जाए तो इंडो आर्य समूह से बाहर थे तथा माना जाता है कि संभवतः इंडो आर्य और दास यहाँ के आर्य पूर्वी निवासी थे और संबंधों से इनके संबंध मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनसे संतान उत्पन्न हुए थे। इसको फिर से समझिएगा, इंडो आर्य समूह से बाहर थे तथा माना जाता है, संभवतः अगर देखा जाता है तो इंडो आर्य दास संबंधों से उत्पन्न संतान थे। तो इंडो आर्य कौन थे,
तो एक तरीके से दास संबंधों से जो उत्पन्न दासों के संबंध से जो उत्पन्न हुए संतान थे उन्हीं को क्या कहा गया, इंडो आर्य कहा गया। यहाँ के एक जो थे एक तरीके से यहाँ के आर्य पूर्व निवासी थे, तो यहाँ के आर्य पूर्व निवासी थे यानी कि पहले के निवासी ये कौन थे, आर्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस बात को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इंडो आर्य समूह से बाहर थे और माना जाता है कि एक कौन थे, इंडो आर्य और दास संबंधों से उत्पन्न इनके संतान थे यानी कि संतान थे। और आर्य जो थे वो पूर्व यहाँ के निवासी थे, तो इतना आपको ध्यान रखना है, आर्य पूर्व यहाँ के निवासी थे यानी कि पहले के निवासी यहाँ के थे आर्य। वर्ण व्यवस्था में कठोरता उत्तर वैदिक काल में शुरुआत होती है। देखिए वर्ण व्यवस्था में अगर देखा जाए तो कठोरता तब आती है जब उत्तर वैदिक काल आता है। देखिए अगर वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं तो वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, एक तो ऋग वैदिक काल में बटा था और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहते थे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ कैसी व्यवस्था थी, यहाँ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जैसा अगर आपका काम पढ़ने लिखने वाला है तो आप ब्राह्मण बनेंगे, अगर आपको एक तरीके से दूसरों की जैसे कि आप लड़ाई झगड़े में दक्ष हैं या एक तरीके से युद्ध करना जानते हैं तो आप क्षत्रिय बनेंगे, अगर आपका ज़्यादातर व्यापारी में मन लगता है तो आप वैश्य बनेंगे, अगर दूसरों की आप सेवा कर रहे हैं तो आपको शूद्र कहा गया, मतलब उस व्यक्ति को शूद्र कहा गया। तो ये ऋग वैदिक काल में था ऐसा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, ये जो व्यवस्था होती है वो जन्म आधारित होगी, जिस वर्ण में आपका जन्म होगा उसी वर्ण के कहलाए जाएंगे आप। यदि आपका जन्म होता है ब्राह्मण वर्ग में और आपका कार्य भले शूद्र जैसे होता है या आपका कार्य भले वैश्य जैसे होता है, भले ही आपका क्षत्रिय जैसे कार्य होता है, तो लेकिन आप ब्राह्मण ही रहेंगे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जहाँ पर जिसका जन्म होता है वही माना जाएगा। अगर ब्राह्मण वर्ग में आपका जन्म हुआ है, जो कि मैंने बता ही दिया, अगर ब्राह्मण वर्ग में आपका जन्म हुआ तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, अगर क्षत्रिय वर्ग में आपका जन्म हुआ तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, काम कुछ भी हो। अगर वैश्य वर्ग में आपका काम हुआ है तो आप वैश्य यानी बनिया रहेंगे, अगर आपका शूद्र वर्ग में जन्म हुआ है तो आपका सेवा करने का काम है तो आप शूद्र ही कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो यही बातें यहीं पर वही बातें यहाँ पर कही, सॉरी यही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में यदि देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्ण व्यवस्था कठोरता में आती है। यानी वर्ण व्यवस्था की कठोरता देखने को हमें कब मिलती है, जब उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, यहाँ पर दिया भी गया है। तो जब ऋषि मुनियों ने सामाजिक संबंधों और विवाहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उच्च वर्णों ने अपनी सामाजिक हैसियत आर्थिक संसाधनों के पर अपने हितों को बरकरार रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि कहा जाने लगा कि अब जो है शादियां हैं वो जैसे कि क्या होता था पहले एक दूसरे के साथ हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि एक तरीके से अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वर्ग में ही आपकी शादी होगी, और क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वर्ग में ही, और वैश्य हैं तो वैश्य में, और शूद्र हैं तो शूद्र वर्ग में। तो मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, शादी विवाह का शादी विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब उसके एक तरीके से देखा जाए तो उसका जैसा जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है उसी के आधार पर उसका शादी विवाह होगा। ठीक है, तो कब यह सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं, तो उत्तर वैदिक काल से सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं, जब ऋषि मुनियों ने इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था जहाँ इस व्यवस्था से सॉरी जहाँ इस व्यवस्था से ब्राह्मण वर्ण की सामाजिक प्रभुसत्ता कायम हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ यह व्यवस्था क्षत्रिय शासन के अनुकूलतम रही। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि पहले जैसे ब्राह्मणों का एक तरीके से बोलबाला पहले से बना रहा तो वो तो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्षत्रियों का जो एक तरीके से जैसे कि वे उनका काम होता था, शासन करने का काम हुआ करता था, तो वे उनका भी काम अगर आप देखें तो उनका भी बोलबाला यहाँ पर कायम रहेगा। मतलब उन सभी के अनुकूल रहा, जो पहले जैसे एक तरीके से ब्राह्मणों का काम क्या होता था, क्षत्रिय का काम क्या होता था, वैश्य का काम क्या होता था, शूद्र का क्या काम होता था।
ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि जब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जब सारी चीज़ें जन्म आधारित हो जाती हैं, तो जिसका जो बोलबाला था, यानी कि जैसे ब्राह्मणों का बोलबाला था समाज में, तो उनका बोलबाला कायम रहा, और देश की रक्षा या एक तरीके से शासन चलाने का काम क्षत्रियों का था, तो उनका भी बोलबाला बना रहा। और बनिया यानी वैश्य की बात करते हैं तो उनका जो काम रहा, तो उनका भी एक तरीके से बोलबाला बना रहा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होने वाली है वो है शूद्रों को होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके साथ और भी ज़्यादा थोड़ा अन्याय हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, देख लेते हैं। दरअसल इससे क्या होता है, इससे समाज बढ़ता था, और जो शासन की दीर्घ काल तक बने रहने की गारंटी होती थी। तो इससे क्या होता था, जब एक तरीके से वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, तो इससे क्या होने लगा कि समाज जो बढ़ गया था वो बटा रहा, और शासन के जो दीर्घ काल, जो लंबे समय की गारंटी थी, वो हमेशा बनी रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें परंपरा चली आ रही, अब वो परंपरा लंबे समय तक कायम रहेगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था में राजा को दैव स्वरूप से युक्त किया गया। दैव का मतलब ये हो जाता है कि राजा को देवता का रूप मान लिया जाता है। यहाँ पर राजा को, क्योंकि राजा जो हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, अब राजा को भगवान मान लिया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं। गौरतलब है कि अपने उद्भव के आरंभिक समय में वर्गों के व्यवसाय वंशानुगत नहीं होते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सॉरी, पहले क्या होता था, सॉरी, आरंभिक वर्षों में, यानी कि पहले में अगर आप देखते हैं तो जो व्यवसाय हुआ करता था वंशानुगत नहीं हुआ करता था, बल्कि कर्म के आधार पर। यहाँ मैंने आपको बताया था, उनको न केवल अपने कर्म के आधार पर व्यवसाय में परिवर्तन करने की छूट थी, बल्कि यदि किसी व्यक्ति में आवश्यक बुद्धि और गुण विकसित हो जाता था, तो उच्च वर्णों की श्रेणी में वो शामिल हो जाता था। जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि ऋग वैदिक काल में यदि देखा जाए, तो ऋग वैदिक काल में क्या था कि कर्म आधारित व्यवस्था मौजूद थी। कैसी व्यवस्था मौजूद थी? कर्म आधारित व्यवस्था मौजूद थी। जैसा आपका काम होगा वैसे उस वर्ग में आप शामिल हो जाएंगे। यदि आप पढ़ने लिखने में दक्ष हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो जाएंगे। यदि आप एक तरीके से जैसे कि शासन करने में दक्ष हैं, या लड़ाई झगड़े, एक आप योद्धा हैं, तो आप एक तरीके से क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो जाएंगे। यदि आपका व्यापार में मन लगता है तो आप वैश्य में शामिल हो जाएंगे। यदि आपका लोगों की सेवा करने में मन अच्छा लगता है, तो आप किस में शामिल हो जाएंगे? आप एक तरीके से शूद्र में शामिल हो जाएंगे। किस में शामिल हो जाएंगे? शूद्र वर्ग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऋग उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, बल्कि क्या बना दिया जाता है? नियम। तो उत्तर वैदिक काल में क्या नियम बना दिया जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में नियम ये बना दिया जाता है, जिसका जन्म जहाँ पर होगा, काम उसका कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये मायने नहीं रखेगा। बस उसका जन्म जहाँ पर हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो उसी आधार पर वो व्यक्ति माना जाएगा। अगर किसी का जन्म हो रहा है ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण माना जाएगा, सॉरी, ब्राह्मण वर्ग में हो रहा है तो ब्राह्मण माना जाएगा। अगर उसका जन्म क्षत्रिय वर्ग में हो रहा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा, वैश्य में हो रहा है तो वैश्य माना जाएगा, और शूद्र में हो रहा है तो उसका जन्म तो शूद्र माना जाएगा, भले ही उसका कार्य कुछ भी हो। चलिए, इस प्रकार प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था अगर देखा जाए, प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था भारत में सामाजिक स्त्रीकरण व संगठन और तथा सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव गुण और प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों अथवा समूहों में बांट देने की एक परंपरागत व्यवस्था बन गई। तो इसी की वजह से क्या हुआ, एक तरीके से देखा जाए, इस प्रकार बताया जाता है कि प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था भारत में मौजूद थी। और इससे क्या हो जाता है कि स्त्रीकरण, यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण व संगठन सामाजिक वर्गों को विभिन्न स्वभाव गुण व प्रवृत्तियों वाले प्रवृत्ति या समूहों में, इससे क्या होता है, उसे बांट दिया जाता है, यानी कि परंपरागत व्यवस्था में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था की सार्थकता क्या होती है। वर्ण व्यवस्था की सार्थकता क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। वर्ण व्यवस्था से क्या सार्थकता होती है? जैसे कि बात करते हैं, बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, श्रम का विभाजन करके व्यक्तियों के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था इसलिए की बनाई गई, यानी कि इसलिए बनाया गया, इससे क्या हुआ, लोगों को काम को बांट दिया गया, लोगों के काम को बांट दिया गया। और इससे क्या हो गया कि सभी का काम का निर्धारण कर दिया गया, भाई आपका काम ही है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ये करेंगे, आप क्षत्रिय हैं तो आप ये करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि अब प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई।
ठीक है, कंपटीशन नहीं रहेगा, सब कुछ सरल है। अगर आप ब्राह्मण वर्ग में ले रहे हैं तो आपका क्लियर है, आपका मिशन विजन सब क्लियर है कि भाई आपको क्या करना, अध्ययन करना है। अगर आपका क्षत्रिय वर्ग में वर्ण में जन्म हो रहा है या वर्ग में जन्म हो रहा है तो आपका काम क्लियर है। वैश्य में आपका जन्म हो रहा है, वैश्य वर्ग में, तो आपका काम क्लियर है, आपका सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, शूद्र वर्ग में हो रहा है तो आपका पूरा काम क्लियर है। ठीक है, सारा कार्य क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठनों को मजबूत बनाने के लिए। तो कहा गया कि हमने वर्ण व्यवस्था इसलिए किया ताकि हम क्या करें, एक तरीके से एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत कर सकें। अब यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हो गया। जैसे कि ब्राह्मण जो है भाई, अध्ययन अगर पूजा पाठ करना है, अगर पूजा पाठ करना है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करना है क्षत्रिय को, तो उसके लिए वो स्वयं नहीं करेगा। ठीक है, और स्वयं नहीं करेगा तो वो किसको बुलाएगा, एक तरीके से ब्राह्मण को बुलाएगा। अगर ब्राह्मण को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कोई कोई परेशान कर रहा है, तो उसके लिए क्षत्रिय है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कोई व्यापार कुछ खरीदना वगैरह है तो उसके लिए क्या है, बनिया है। अगर कोई सेवा करने की बात आती है तो उसके लिए कौन है, शूद्र है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमने इसलिए वर्ण व्यवस्था को बांटा क्योंकि लोगों का काम बढ़ सके, यानी कि लोगों का काम बढ़ सके और लोगों की निर्भरता बढ़ सके, और जिससे क्या हो कि हमारा सामाजिक संगठन बिल्कुल मजबूत हो। ये मतलब लोगों का एक तरीके से तर्क है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित कर उनके मानसिक द्वंद्व से उनको मुक्त किया गया। कहा गया कि हमने इसलिए एक तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाई, हमने इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई क्योंकि लोगों के जो कार्य हैं, सॉरी, लोगों की जो मानसिक द्वंद्व है, पहले क्या होता था, कर्म आधारित जब था तो लोगों के मन में एक चीज़ें चलती थी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, या हमें क्षत्रिय बनना चाहिए, यानी कि योद्धा बनना चाहिए, या हमें एक तरीके से व्यापार करना चाहिए। पहले क्या होता था, दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें चलती थी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बताया गया हमने वर्ण व्यवस्था इसलिए किया ताकि जो मानसिक द्वंद्व से लोग हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, वो जो मानसिक द्वंद्व उनके मन में चल रहा है वो उससे मुक्त हो सकें। ठीक है, और वे अपने कार्यों को समझ सकें कि आपका क्या काम है। अगर आपका जन्म जहाँ पर होगा उस आधार पर आपके काम को तुरंत पता चल जाएगा। फिर क्या कहा गया, चौथी बातें कही गई कि हमने वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता पर रोक लगाई जा सके और कार्य को बेहतर तरीके से संपादित किया जा सके। कहा गया हमने इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई जो अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा है। पहले क्या होता था कि भाई कर्म आधारित जब था तो हर काम में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी, हर काम में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था। अब क्या हो गया है, जैसे एक वर्ण के बीच दूसरे वर्ण के बीच में, यानी लोगों के बीच में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी। अब प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जो ब्राह्मण हैं उनका काम जानते ही हैं, जो क्षत्रिय हैं उनका काम जानते ही हैं, जो वैश्य हैं उनका काम आप जानते हैं, जो शूद्र हैं उनका काम आप जानते ही हैं। तो इससे क्या हुआ, कहा गया जो अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता है, ठीक है, जो अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता है, इस पर रोक लग सके और कार्य को बेहतर तरीके से संपादित किया जा सके। इसलिए अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता पर रोक लगाई जा सके और कार्य को बेहतर तरीके से संपादित किया जा सके। तो इसलिए कहा गया कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है वर्ण व्यवस्था बनाने के पीछे का क्या कारण रहा, तो श्रम का विभाजन किया गया, काम को सरल बनाया गया, लोगों में आपसी परस्परता यानी कि निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया, और व्यक्तियों के कार्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें जो मानसिक द्वंद्व में फंसे रहते थे वो एक तरीके से उससे मुक्त हो गए। फिर कहा गया जो अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता थी उस पर रोक लग सकी और कार्य को बेहतर तरीके से संपादित किया जा सका। ठीक है, या किया जा सकता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था आने से क्या समस्याएं आई, क्या निरर्थकता हुआ, क्या निरर्थकता होता है, यानी कि क्या समस्याएं आती हैं। देखिए क्या समस्याएं हुई। जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई तो उसने अनेक रूढ़ियों, सामाजिक शोषण को वैधता प्रदान कर दी। देखिए
अब जो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जब वर्ण व्यवस्था आई तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, तमाम अनेक रूढ़िवादी सोचियों लोगों का जन्म हुआ। मतलब एक तरीके से ऐसे लोग जिनकी पहले से ही सोच विकसित हो गई कि भाई इनका काम जो है यही करेंगे। सामाजिक शोषण होने लगा, लोगों का शोषण किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और अतार्किक व शोषणवादी व्यवस्था यहाँ पर कायम हो गई। जब वर्ण व्यवस्था हुई तो क्या हुआ, अतार्किक, बिना किसी तर्क वितर्क के शोषण लोगों का होने लगा। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग प्रश्न पूछ सकते थे, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यों को धर्म से संबंधित करने से व्यक्ति में नवीन प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहित हुई। तो कार्यों को धर्म से संबंधित करने से क्या हुआ कि व्यक्तियों में नई नई जानकारियाँ हतोत्साहित हुई, हतोत्साहित हुई। देखिए, इसको करने से यानी वर्ण व्यवस्था होने से क्या हुआ, कार्यों को धर्म से जोड़ दिया गया। अब जो व्यक्ति काम नया नहीं कर सकता, अब वो हतोत्साहित होने लगा। जैसे मान लीजिए, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं या जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, यदि वे चाहें पढ़ना चाहें तो वे नहीं पढ़ सकते हैं। यानी वे किताब अगर पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं, या कुछ और करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया और कहा गया कि भाई देखो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका जो काम है वही आप करें, इससे अलग आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा गया, इससे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिर देखिए, कहा गया कि वर्ण व्यवस्था ने समाज के एक वर्ग को व्यापक पैमाने पर शोषण किया गया, अतः यह अतार्किक व शोषणवादी व्यवस्था थी। लोगों ने कहा कि जो आप एक तरीके से वर्ण व्यवस्था लाते हैं, उससे क्या होता है, एक समाज का एक वर्ग जो व्यापक पैमाने पर देखा जाए तो उसका शोषण किया गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो समाज का सबसे निचला वर्ग है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। और यह अतार्किक शोषणवादी व्यवस्था थी। यह कैसी व्यवस्था थी, अतार्किक शोषणवादी व्यवस्था थी। इसने सामाजिक एकता को कहीं ना कहीं भंग किया। देखिए, वर्ण व्यवस्था आने से कहीं ना कहीं सामाजिक जो एकता थी वो भंग हो गई। क्यों हो गई भाई, क्योंकि आप देखिए कि अब लोगों के मन में जैसे क्या था, पहले क्या था कि लोगों को पता था भाई जैसा मैं कर्म करूँगा उसी के अनुसार मुझे फल मिलेगा। लेकिन अब क्या हो जाता है, जैसा जिसका जन्म हो रहा है, भले ही किसी व्यक्ति का जन्म कहीं पर भी हो रहा है, यदि उसका मन कुछ और करने को कह रहा है तो वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो धर्म से और व्यवस्था से कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि भाई वर्ण व्यवस्था आने से क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए, यानी कि इसमें सार्थकता कितनी है और निरर्थकता कितनी है, वो भी हमने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, वही दोनों बातें हैं, चाहे मैं सार्थकता कहूँ या इसमें कह सकता हूँ गुण कहूँ या दोष कहूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था में और चीज़ें देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था में देखा जाए वर्तमान संदर्भ में वर्ण व्यवस्था पर वर्ण वर्ण व्यवस्था वर्ण पर आधारित परंपरागत व्यवस्था के रूप में आज बिल्कुल विद्यमान नहीं है। आज अगर देखा जाए तो उस तरह की चीज़ें विद्यमान नहीं है। लेकिन जाति व्यवस्था के रूप में अगर आप देखें, जाति व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज के सभी पक्षों पर इसका प्रभाव आज भी देख सकते हैं। तो जाति व्यवस्था देखिए, वर्ण व्यवस्था तो आज उस तरह से परंपरागत रूप से देखा जाए तो उस तरह से विद्यमान नहीं है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि अब क्या है कि सारे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्ग से हैं, चाहे आप वैश्य हैं, तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, यानी ब्राह्मण का काम करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है, अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अध्ययन कर सकते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सब कुछ करने की आज़ादी दे दी गई है। लेकिन अगर आप देखें तो जाति व्यवस्था भारत में आज भी कायम है, और जिसका प्रभाव आज भी देखा जाए तो उसी तरह से बना हुआ है जैसे वर्ण व्यवस्था में बना हुआ था। जैसे आपने देखा था कि ब्राह्मण वर्ग का क्या काम होता था, क्षत्रिय वर्ग का काम क्या होता था, और वैश्य और शूद्र वर्ग का। तो आज भी देखा जाए तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही ये सब सारी चीज़ें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है या खत्म कर दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन लोगों के मन में, अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए, जाति के आधार पर देखा जाए, तो आज भी ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा।
जैसे कि यहाँ पर कहा दिया गया है, हालांकि भारतीय संविधान व कानून ने छुआछूत जैसे अनटचेबिलिटी जैसे व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने ये सब सारी चीज़ें बंद कर दिया है। अब छुआछूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। और यह व्यवस्था जैसे कि आप लोग जानते हैं संविधान के आर्टिकल 17 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 में दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को अंत कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत को अंत कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी ना ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से छुआछूत कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसे व्यवहार कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको संविधान ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई अस्पृश्यता है क्या, मतलब अस्पृश्यता किसे कहा जाता है, यानी अस्पृश्यता के बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं इन इन वर्णों के अलावा इस व्यवस्था से संबंधित, देखिए इन वर्णों के अलावा इस व्यवस्था से संबंधित एक पांचवा समूह भी था, एक पांचवा समूह भी था, और जिसको इस व्यवस्था से संबंधित होते हुए भी इस वर्ण व्यवस्था में स्थान प्राप्त नहीं था। फिर से इसको समझिएगा, देखिए चार व्यवस्थाएं तो मौजूद थी ही थी, ठीक है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन पांचवा एक और समूह था, ठीक है, पांचवा एक और समूह था, और इस वर्ण व्यवस्था में इसका कहीं मतलब इसका कहीं पर कोई स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, मतलब कहा जा सकता है कि इन्हें केवल अपवित्र माना जाता था। ठीक है, यानी कि ये चार व्यवस्था से बिल्कुल अलग थे, और इसीलिए इन्हें क्या माना गया, पांचवा समूह माना गया है। कहा जा रहा है कि चारों वर्गों के लिए अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों का संपादन करने वाले समूह के स्वरूप को आप देख सकते हैं। तो चारों वर्गों के अपवित्र, चारों वर्ग के जो लोग थे इन्हें आप पवित्र मानते थे। ये जो पांचवा समूह है उन्हीं को क्या कहा गया है, छुआछूत यानी कि अछूत व्यक्ति माना गया है या समूह माना गया। इनको आप अस्पृश्य माना गया, इन्हें अछूत कहा गया, और इन्हें अंत्यज कहा गया, इन्हें चंडाल कहा गया, इन्हें पंचम कहा गया। ठीक है, आदि शब्दों से इन्हें संबोधित किया गया। तो इन्हें कई नामों से जाना गया। जो पांचवा समूह था, जिन्हें अस्पृश्य के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अछूत के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता था, सॉरी, जिन्हें अछूत के नाम से जाना जाता था, अंत्यज के नाम से जाना जाता था, चंडाल के नाम से जाना जाता था, और अन्य नामों से भी जाना जाता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हीं के लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्हीं लोगों के लिए गांधी जी ने क्या किया था, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हरिजन का मतलब गांधी जी बताते हैं भगवान। ठीक है, गांधी जी कहते थे कि ये भगवान के एक तरीके से रूप हैं। ठीक है, गांधी जी उनको भगवान का दर्जा देते थे, मतलब भगवान के अंश मानते थे। ठीक है, या भगवान का दर्जा देते थे हरिजन। ठीक है, तो किसने यह नाम दिया था, गांधी जी ने नाम दिया था। किनको, जो एक पांचवा समूह था जिन्हें अस्पृश्य मानते थे। और दरअसल बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उनके लिए इनके लिए एक नया शब्द जोड़ दिया गया, अनुसूचित जाति। तो अब इन्हें क्या कहा जाने लगा, अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। कब, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जब ब्रिटिश सरकार के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनको जन्म से अपवित्र माना जाता था। तो इनको जन्म से अपवित्र माना जाता था, मान्यता था कि इनकी स्पर्श छाया सांस से भी ऊंची जाति के लोगों का वातावरण पूरा अपवित्र हो जाता था या खराब हो जाता था। देखिए, लोगों का मानना ये था कि एक तरीके से यदि एक जहाँ पर जाते हैं, मतलब स्पर्श करने से अगर किसी चीज़ को ये छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति को छू लेते हैं, या उनकी छाया पड़ जाते थे, या इनकी सांस, यहाँ तक कि सांस तक की, देखिए सांस तक की बात करते हैं, तो उनकी इनकी मतलब सांस तक के लोगों तक एक तरीके से चली जाती थी कुल मिलाकर। तो ऊंची जाति के लोगों तक तो एक तरीके से उनका वातावरण बिल्कुल अपवित्र माना जाता था, यानी उनका वातावरण अपवित्र हो गया, वे लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्हें ही आप
अस्पृश्य कहा गया, इन्हें ही अस्पृश्य कहा गया है। ठीक है, यह पांचवा समूह का नाम दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया, इनके लिए एक अच्छा शब्द जोड़ दिया गया, अनुसूचित जाति शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें खत्म करके भारत शासन अधिनियम 1935 में इनके लिए एक नया शब्द जोड़ दिया गया। वो नया शब्द कौन सा था? अनुसूचित जाति। देखिए, जैसे अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो तो आप इन चारों वर्ण के व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएंगे, चारों लोगों के चारों वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कि भाई आगे चलकर क्या हुआ कि भारत के संविधान ने चारे व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव जाति के आधार पर आज भी देखा जा सकता है। एक पांचवा वर्ग था, एक पांचवा वर्ग था जो चारों वर्गों से अन्य था। ठीक है, जिन्हें चारों वर्गों से अछूत माना जाता था, अस्पृश्य लोग उन्हें मानते थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या किया गया, इनके लिए क्या प्रोविज़न किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया जब, तो फिर क्या किया गया, इनके लिए एक नया शब्द जोड़ दिया, इनके लिए एक नया शब्द नाम दे दिया गया, जिसमें जो चौथा वर्ग यहाँ का है वो भी इसी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो फिर इनके लिए अनुसूचित जाति शब्द जोड़ दिया गया। कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? अनुसूचित जाति के नाम से इन्हें संबोधित किया गया। और गांधी जी ने इन्हें एक नए शब्द से नाम दिया था। कौन सा नया नाम था? एक नया शब्द से नाम गांधी जी बुलाते थे, तो हरिजन गांधी जी ने कहते थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी इन्हें क्या कहते थे? हरिजन कहते थे। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगर आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो आप लोग इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, कि पहले देखिए कैसे आप लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि पहले किस तरह की व्यवस्था मौजूद थी। फिर क्या, जैसे कि बात करते हैं पहले कर्म आधारित, आप ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछता है तो पहले आप लिखेंगे भाई पहले क्या था कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, इस तरह की चीज़ें, जैसा कर्म होगा वैसा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें खत्म कर दी गई, वहाँ पर जन्म आधारित सारी चीज़ें कर दी गई। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि आगे चलकर क्या हुआ कि एक वर्ण व्यवस्था होने से क्या सार्थकता आती है और क्या निरर्थकता आती है, यानी कि क्या सकारात्मक चीज़ें आती हैं और क्या नकारात्मक चीज़ें आती हैं, क्या गुण होता है, क्या दोष होता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे एक पांचवा समूह था। एक पांचवा समूह था, और पांचवा समूह कौन सा था? पांचवा समूह था एक तरीके से अछूत, यानी कि अस्पृश्य लोग थे, और जिन्हें एक तरीके से गांधी जी ने हरिजन शब्द से पुकारा था, और भारत शासन अधिनियम में इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इसलिए अछूतों को गांव से बाहर, देखिए बात करते हैं इनके बारे में, इसलिए अछूतों को गांव से बाहर दक्षिण दिशा में रहने के लिए विवश किया जाता था। तो जो अछूत वर्ग के लोग थे उन्हें कहाँ रहने के लिए कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था आप दक्षिण दिशा में रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। और इनके घर को धार्मिक दृष्टि से क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। तो धार्मिक दृष्टि से इनके घर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, काफ़ी दूर से ही लोग अपने काम को जो भी होता था वो करवाते थे। और एक गांव के मुख्य गलियों और सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इन्हें कहा गया था कि देखो तुम गांव के मुख्य गली में नहीं जा सकते हो, तुम जो सड़क बनी है उसको भी नहीं जा सकते, उस पर भी नहीं जा सकते हो, और मंदिर में तो प्रवेश तुम्हें करना ही नहीं है। यानी कि इन्हें मंदिर में प्रवेश करने से बिल्कुल पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया था। और वे गांव के सार्वजनिक तालाबों और कुओं का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। देखिए, इन्हें कहा गया था कि तुम ना तो एक तरीके से जैसे कि तालाब होता है उसमें तुम ना तो नहा सकते हैं, ना जो कुआं होता था उसमें तुम ना ही पानी पी सकते थे, मतलब उसमें से पानी वगैरह भी तुम नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो इन्हें एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित किया गया था, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध था। जैसे कि इन्हें क्या करना पड़ता था, इन्हें गाँव के दक्षिण दिशा में रहना पड़ता था, मतलब सबसे अलग ये रहते थे। और धार्मिक दृष्टि से इन्हें अपवित्र माना गया। इन्हें कहा गया कि भाई तुम गलियों में नहीं जा सकते हो, मुख्य गली में नहीं जा सकते हो, तुम सड़कों पर नहीं चल सकते, और मतलब जो सड़क हुआ करते थे जिस पे सामान्य वर्ग के लोग चलते थे उस पर तुम नहीं चल सकते, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते हो, तुम तालाब और कुओं का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। सोचिए कि किस तरह से व्यवस्था थी, कैसा मानव का समाज रहा होगा। सोचिए एक बार कैसा मानव का समाज रहा होगा उस समय, कि लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता था। इस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। एक मानव दूसरे मानव के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा था। सोचिए एक बार, आप इमेजिनेशन करिए कि कैसा एक सारी चीज़ें हो रही होंगी, हो रही थी।
कैसे हमारा देश किस तरह से कैसे धीरे धीरे एक एक समय था, मैंने आपको बताया था देखिए कि भारतीय एक समय था जब मानव को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मानव नगरों में आता है, धीरे सॉरी गाँव में आता है, यानी कि गाँव में जुड़ता है, धीरे धीरे फिर मानव नगर में प्रवेश करता है, यानी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको बताया था, फिर वैदिक संस्कृति में आता है, और वैदिक संस्कृति में जब मानव आता है तो तमाम तरह की चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में अगर देखा जाए तो समाज की जो व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर कर्म आधारित सब कुछ था। वहाँ स्त्रियों की भी दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों को एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर स्त्रियों को वहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, कर दिया जाता सॉरी कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप महिलाओं की स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कब कब महिलाओं की स्थिति कहाँ पर अच्छी थी और कहाँ बुरी थी। ठीक है, अभी केवल हम वर्ण व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्य चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अस्पृश्यतों कहा जा रहा है, अस्पृश्यों को ईंट से बने पक्के मकानों में प्रतिबंधित था। मतलब कहा गया कि भाई उन्हें कहा गया था कि भाई तुम ईंट से बने पक्के मकान में नहीं रह सकते हो। ठीक है, उन्हें उनके लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है ये सारी चीज़ें। अछूत महिलाएं जो हुआ करती थी वे आभूषण और कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकती थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अछूत जो महिलाएं हुआ करती थी उन्हें कहा गया था तो ना तो तुम एक तरीके से आभूषण पहन सकते हो और ना ही कमर से ऊपर वस्त्र पहन सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें भी वर्जित थी। आप सोचिए स्त्रियों की क्या दशा रही होगी जब यहाँ के लोगों की दशा हो। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुषों को भी जूता कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की भी अनुमति नहीं थी। तो अगर देखा जाए जो पुरुष वर्ग के लोग थे उन्हें जूता कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। देखिए भारतीय समाज कैसा था पहले। ठीक है, एक समय था भारतीय समाज कैसा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके लिए अपवित्र कार्यों जैसा कि इनका क्या काम हुआ करता था। अभी तक आपके समझ में ही नहीं रहा होगा, आ रहा होगा सॉरी आया होगा कि भाई ये जो अछूत थे, जो पांचवें वर्ग के लोग थे, उनका क्या काम रहा था, मतलब वे क्या काम करते थे, वे कैसा कार्य करते रहे होंगे। तो इनका काम ये था मेरे प्रिय साथियों, इनका कार्य ये था कि जैसे कि मैला साफ करना, जो मृत मरे हुए पशु हैं उनको फेंकना, तो ये सब कार्य इनके लिए निर्धारित किए गए थे और इसीलिए इन्हें पांचवें समूह का रूप दिया गया था, नाम दिया गया था और इसीलिए इन्हें अछूत माना गया था। इन सभी निर्योग्यताओं को उन पर बलपूर्वक लागू किया जाता था। देखिए इन सारे कार्यों को इनके ऊपर बलपूर्वक लागू किया जाता था। यदि वे उल्लंघन करते थे तो उनका अंग भंग कर दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका कोई भी अंग मतलब उल्लंघन कर देते तो कई बार क्या होता था, जैसे कि एक मैंने वीडियो देखा था, मुझे याद तो नहीं है, वो फेसबुक पे मैंने देखा था कि एक महिला के स्तन को काट दिया गया था। एक वीडियो थी, हो सकता है इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यूट्यूब पर मैंने देखा था एक बार, सॉरी फेसबुक पर मैंने देखा था और इन्हीं चीज़ों के बारे में दिखाया गया था। और यहाँ तक कि अंग भंग मतलब क्या हो, अंग भंग मतलब कि किसी भी एक अंग को काट देते थे और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। मतलब मृत्यु दंड तक की भी सज़ा दे दी जाती थी इन लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप अपने देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए आप अपने आप को मत जोड़िएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से थोड़ा सा तटस्थ होइएगा अपने जाति, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ब्राह्मण भी होगा, कोई व्यक्ति अन्य वर्ग का भी लोग होगा, तो उसे अपने से नहीं जोड़ना है, बल्कि आप इसको थोड़ा से अलग हट के अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि मानव के साथ कैसे एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहा था, एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो ये केवल आप उस आधार पर समझ सकते हैं, बाकी तो आप सिलेबस में जो है उस आधार पर तो आप समझ ही रहेंगे। ठीक है, अस्पृश्यता के कारण के बारे में हम जानेंगे, क्या है अस्पृश्यता के कारण, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम स्थगित करते हैं। अगर आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम आपको मैंने बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझाया है तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं
और बताते नहीं हैं कि हाँ सर क्लास कैसे जा रही है। एक बार आप लोग ज़रूर बताया करिए भाई क्लास कैसे जा रही है, सब कुछ सही जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है बिल्कुल क्लास अच्छी है। लाइक वगैरह कर दिया करें, दूसरों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये सब काम जो है, जो बेसिक काम आपके हैं उसको तो आप कर ही दिया करें, ठीक है। इतना तो आपका दायित्व बनता ही है, ठीक है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप एक हमारा ऐड है उसको आप देख लीजिए।